सभी को प्रणाम। सच्ची बातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपने गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश गृह जनपद मिर्ज़ापुर की एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। लेकिन इसके पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन ले लें, सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मिलने वाली हर वीडियो की सूचना तुरंत आप तक पहुंच जाए। बात शुरू करते हैं। 2002 की बात है, जुलाई अगस्त की बात है, याद नहीं आ रहा है ठीक से महीना। मैं मिर्ज़ापुर में हिंदुस्तान अखबार में था, सेकंड इंचार्ज था। मेरे ऊपर श्री विजय यादव जी थे, आज कल दैनिक जागरण में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं, नोएडा में हेड ऑफिस में बैठते हैं। शिव द्वार सोनभद्र में एक स्थान है, घोरावल में शिव द्वार। वहाँ सावन में हर सोमवार को मेला लगता है। लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, वहाँ जलाभिषेक करते हैं भोले बाबा का। वहाँ की खासियत यह है कि बड़ी विशालकाय शिव की प्रतिमा है। खैर, कांवरिये हर सोमवार को जाते हैं वहाँ, आज भी जाते हैं, उस साल भी जा रहे थे। मड़िहान के आगे कलवारी है, घोरावल रोड पर, मिर्ज़ापुर सोनभद्र रोड पर मड़िहान एक स्थान पड़ता है, तहसील का मुख्यालय है। वहाँ से एक रास्ता कटता है घोरावल के लिए। बीच में कलवारी के बाद पड़ता है एक स्थान जहाँ पर बकहर नदी क्रॉस करती है सड़क को। और उस समय, अब इधर बीच तो मैं गया नहीं, शायद पुल बन गया हो, लेकिन उस समय रपटा था नदी पर। रपटा माने पानी न रहे तो गाड़ी मोटर आदमी चले जाएं, साइकिल वगैरह से पैदल, और पानी भरने पर पहाड़ी नदी है तो जब तक पानी का वेग रहता है तभी तक रास्ता रुकता है, नहीं तो फिर पानी घट जाता है। उस दिन भी रविवार का दिन रहा होगा, क्योंकि एक दिन पहले ही कांवरिया चले जाते हैं। पैदल ही मिर्ज़ापुर शहर से भी कुछ लोग गए थे, पैदल ही जा रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई और पहाड़ी नदी होने के नाते बकहर उफना गई। उफना मंस पानी खूब बहने लगा तेजी से। उसमें पहाड़ पर है वो नदी, तो धारा भी तेज होती है पहाड़ी में, करंट जिसको कहते हैं, करंट भी तेज होता है। तो कांवरियों ने दुस्साहस किया कि हम लोग पैदल पार हो जाएंगे, लेकिन करीब 1.5 दर्जन कांवरिये पानी की तेज धारा को चीर नहीं सके, वो बह गए। मेरे तक सूचना ये शाम हो रही थी। मैंने अपने इंचार्ज से बात की, उन्होंने कहा खबर बनाइए। मैंने खबर लिखा, बकहर में उफान, 1.5 दर्जन कांवरिये बहे। अगले दिन सुबह अखबार में, हमारे हिंदुस्तान अखबार में, उस समय मैं हिंदुस्तान में था, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लीड खबर लगी पहले पन्ने की, 1.5 दर्जन कांवरिये बहे, लीड खबर लगी। पूरे जिले में तहलका मच गया। जिला प्रशासन जिस खबर को दबवाना चाहता था वो खबर उभर गई, बल्कि और मजबूती से उभरी। डीएम का नाम मैं नहीं बताऊंगा, तमतमा गए। एक तरह से मैं उस दिन इनका जो व्यवहार था, बाद में मैंने इनको, जैसे जमशेदपुर के एसपी डॉक्टर अरुण उरांव को ब्याज समेत वापस किया दुर्व्यवहार का या सभ्य भाषा का, इनको भी हमने बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज समेत वापस किया। केवल ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज समेत। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिलाधिकारी ने आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। हमारे इंचार्ज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए। उनका, हम लोग समझ रहे थे पता नहीं किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं डीएम साहब। जाते ही वो हिंदुस्तान अखबार लहराने लगे,
बोले ये क्या है, मैं प्रेस काउंसिल में शिकायत करूंगा। हमारे इंचार्ज भी शेर दिल आदमी थे। उन्होंने कहा कि जब आपको प्रेस काउंसिल में शिकायत करनी ही है तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काहे की, जाइए आप करिए प्रेस काउंसिल में शिकायत। कह के विजय यादव जी उठे और चले आए। अब इसका फॉलो अप भी मैंने 7-8 दिन चलाया। दरअसल वो बकहार नदी ऐसी है कि वहां से थोड़ी ही दूर पर पंडित लोकपति त्रिपाठी जी का फार्म हाउस है। बनारस का त्रिपाठी परिवार को कौन नहीं जानता है। पंडित कमलापति त्रिपाठी, पंडित राजेशपति त्रिपाठी, पंडित कमलापति, ये लोकपति त्रिपाठी, पंडित राजेशपति त्रिपाठी और ललितेशपति त्रिपाठी, एक पूरा राजनीतिक घराना रहा है। और कांग्रेस के एक समय में बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे ये लोग। वहां पर नदी की गहराई बहुत ज्यादा है और उनका लिफ्ट कैनाल वहीं से लगा है, वहीं उस तरफ उनकी छावनी है, माने खेत है। और वहाँ तो उस स्थान पर जहाँ गड्ढा है वहाँ मगरमच्छ रहते हैं। आज भी मगरमच्छ नदी से निकल के गांव में आते रहते हैं, इसकी खबरें अखबारों में छपती रहती है। तो मैंने फॉलोअप चलाना शुरू किया कि दूसरे तीसरे दिन तक कोई लाश वगैरह नहीं मिली थी, लेकिन मैंने पीछा नहीं छोड़ा खबर का और मैं लगातार फॉलोअप चलाता रहा कि जो कुछ बहे तो कुछ दूर जाके निकल गए, कुछ थोड़ा और आगे जाके निकल गए, लेकिन कितने मगरमच्छ के शिकार हो गए इसका कोई अंदाज नहीं है, क्योंकि डूब के मरेंगे भी उसमें आदमी, मरते भी तो मगरमच्छ उनकी हड्डी पसली तक नहीं छोड़ते। मैं लगातार फॉलोअप चलाता रहा। चौथे या 5वें दिन 100 मिल गया। वो संजोग से वो भी मिर्जापुर का ही निवासी था, मिर्जापुर से जा रहा था भोले बाबा को जलाभिषेक करने। मुझे ताकत मिल गई, मैंने और मजबूती से खबर लिखनी शुरू की। नतीजा इसका यह हुआ कि डीएम साहब ने सारे सरकारी विज्ञापन को हम हिंदुस्तान अखबार के लिए रोक दिया। उस समय हिंदुस्तान अखबार के संपादक श्री राजेश श्रीनेत जी थे बनारस के, और यूनिट मैनेजर श्री यादवेश कुमार जी थे। ये दोनों में कौन ज्यादा बहादुर था उस समय ये कहना मुश्किल है, लेकिन हम तो अपने एडिटोरियल हेड को ही श्रेय देंगे। उन्होंने कहा, बेटा तुम लोग खबर ठीक से लिखते रहो, विज्ञापन की चिंता न करो, विज्ञापन के लिए ऊपर वाले हमसे पूछेंगे, हम बात कर लेंगे। प्रादेशिक इंचार्ज श्री शरद जी थे, उनका भी पूरा सहयोग मिला। हम लोग 1 साल तक बिना सरकारी विज्ञापन के अखबार चलाते रहे। आज किसी संपादक में एक कुवत नहीं है कि अगर 1 महीना भी कोई सरकार या कोई जिलाधिकारी विज्ञापन रोक दे तो वो बर्दाश्त कर ले जाए, झेल पाए। शायद उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा कि आपका रिपोर्टर ठीक नहीं है। लेकिन मैं जो बार बार कहता हूं ना कि मुझे जितने भी संपादक मिले, एक आध को छोड़ के संयोग से सब मर्द के संपादक थे। दौर भी कुछ वैसा था, आज का दौर नहीं था। चलते रहे, रूटीन में हम लोग काम करते रहे, लेकिन ये याद रहा कि डीएम साहब को चक्रवृद्धि ब्याज समेत वापस लौट आना है। करीब 1 साल बाद नहीं, हम लोग इसके बाद डीएम साहब की जिला प्रशासन की खबर छापते थे। हम लोगों ने भी बहिष्कार शुरू कर दिया। जिला प्रशासन की खबर छापते थे, लेकिन नाम की जगह केवल पद छापते थे। जिलाधिकारी, उनका नाम नहीं लिखते थे कि जिलाधिकारी फलाने। चलता रहा। किसी भी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो हम लोगों की सूचना नहीं देते थे, कोई वर्जन नहीं देते। एकदम ठन गई थी जिला प्रशासन और हिंदुस्तान अखबार में। लेकिन इधर तो एकदम हम लोग ठान के रखे थे कि इनको चक्रवृद्धि ब्याज समेत वापस करना है। उसी साल चुनाव था, विधानसभा का था संभवतः। चुनाव के तुरंत बाद हम लोगों ने चुनाव की कवरेज बड़ी अच्छी की। चुनाव के तुरंत बाद
इनकम टैक्स विभाग का से एक फ़ोन आया। उन्होंने कहा राजेश पटेल से बात करनी है। मैंने लैंडलाइन ही था उस समय, मोबाइल हम लोग नहीं जानते थे उस समय। इक्का दुक्का ऊषा वगैरह का किसी किसी के पास बड़ा सा हैंडसेट दिख जाता था जो जिसमें इनकमिंग का भी पैसा लगता था, मोटा अच्छा खासा। गए हम इनकम टैक्स ऑफिस। उन्होंने कहा ये एक खबर है, इस खबर को आप ही लोग छाप सकते हैं और दूसरे के बस की बात नहीं है। तो ऐसी कौन सी खबर है भाई, बताइए आप। उन्होंने कहा जिलाधिकारी को कराप वंचन का नोटिस दिया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है। मैंने कहा उसकी कॉपी दीजिए। कहीं कॉपी की ज़रूरत नहीं है, जब ऐसा मामला फंसेगा कि नहीं कॉपी देनी जरूरी है उस दिन मैं दे दूंगा। उन्होंने वो चिट्ठी पढ़ के दिखाई, मुझे भी दिया, लीजिए पढ़ लीजिए। हम लोगों ने उस खबर को इतना बढ़िया तरीके से प्लेसमेंट करके छापा और तथ्यों के साथ। दूसरे दिन फिर वो टॉप बॉक्स खबर बनी और तीसरे दिन जिलाधिकारी का ट्रांसफर। तीसरे दिन खबर छपी, तीसरे, अब इसको संयोग कह सकते हैं कि हमारी खबर पर, मैं ये दावे के साथ नहीं कहता कि हमारी खबर पर ही उनका ट्रांसफर हुआ, लेकिन एक संयोग बन गया कि जैसे हम लोगों हमारी खबर छपी उनको कराप वंचन के नोटिस की, वैसे ही उनका ट्रांसफर हो गया। हमारे अखबार की बल्ले बल्ले, लोग तारीफ करते नहीं गाते थे कि आप लोगों ने मोर्चा लिया जिलाधिकारी से, जिला प्रशासन से मोर्चा लिया। इस तरह की और तमाम घटनाएं हैं कि आप सुनते सुनते दंग रह जाएंगे कि इस तरह की भी पत्रकारिता होती है। आजकल जिलाधिकारी अगर थोड़ा सा हूंफ दे तो पत्रकार जो जिले पर बैठे हैं, छुटभैये पत्रकार, पता नहीं क्या क्या, हम लोग भी छुटभैये ही थे उस समय, लेकिन साहस था, आत्मबल था, ईमानदारी का। पत्रकारिता के अलावा कोई धंधा नहीं था, कोई और व्यवसाय नहीं था कि जिसके माध्यम से जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर शिकंजा कस सके। लिहाजा हम लोग मजबूती के साथ अपने मुद्दे पर डटे रहते थे। इसी तरीके से जमशेदपुर में एसपी डॉक्टर अरुण राव ने भी एक बार मुझसे पूछ लिया था कि आपको सैलरी कितनी मिलती है। मैंने कहा सैलरी मिलती है, कितनी मिलती है, इससे क्या मतलब आपको, कहने। फिर वो पूछे इसके अलावा क्या करते हैं। उनकी समझ में बात आ रही थी कि हम लोग ऐसे ही हैं, शौकिया कर रहे हैं। मैंने कहा एसपी साहब, आपके दरोगा से ज़्यादा सैलरी